क्लास 7 चैप्टर 3 के हिस्ट्री का क्लास हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ से कल तक मतलब पिछले वीडियो में हमने देख रहे थे कि रजिया सुल्तान एक योग्य शासक होने के बावजूद भी उसे राजा नहीं लोग स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वो एक महिला थी। उसी में अब आगे देखते हैं। इसका पार्ट 1 डाला हुआ है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए पार्ट 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासकों ने क्या किया? मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होनी चाहिए और रानी का शासन इस अवस्था के विरुद्ध था। इसीलिए वह खुद की रचना के खातों में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतने शानदार खूबियों के बाद भी उसे क्या हासिल हुआ? मतलब वो अपने जो भी उनके भाई थे सभी में योग्य शासक होने के बाद भी उसे लोग मतलब ऐसी योग्य शासक नहीं समझ रहे थे। कमी एक, क्योंकि वो एक लड़की है। आज भी हमारे समाज का यही सोच है कि लड़का जो कर सकता है लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन आज देखिए लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ। लड़की चांद तक पहुंच गई है और लोगों की सोच अभी जमीन से भी नहीं उठी है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। मतलब उसने अपने पिता के नाम से अपना नाम अभिलेखों में लिखवाया था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। विपरीत मतलब उल्टा था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया था और एक महिला शासक थी। कश्मीर की रानी रुद्रमा 980 से 1003 इसका नाम दीदी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। कहीं कहीं एग्जाम में मिलता है कि रुद्रमा देवी ने रजिया सुल्तान जो है अपने अभिलेखों में अपने नाम के पुरुषों की सूची में लिखवा रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत, आंसर इसका गलत है। इसमें रजिया ने नहीं, रुद्रमा देवी ने अपना नाम पुरुषों के जैसा लिखवा रखा था। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, इसीलिए कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासन बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि लोगों की छोटी सोच। कहते हैं कि बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन भ्रम और छोटी सोचों का इलाज किसी डॉक्टर के पास आज तक नहीं बना है। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार
तथा शासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसीलिए सुल्तान भी अपने विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों के अनुसार गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभव गुलामों के बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम के बेटे से बढ़कर सामने का कोई कारण समझ में आता है? बेटे का मतलब बेटा नहीं होगा, यहाँ पर प्रजा को बेटा के नाम से संबोधित किया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा कि बेटा का मतलब बेटा, वो वाला बेटा नहीं। जैसे आप अपने घर में अपने माँ बाप के लिए आप बेटे हैं, वो वाला बेटा नहीं, बल्कि प्रजा वाला बेटे की बात हो रही है यहाँ। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता था उसे निर्भर रहता था, आश्रित। राजा के ऊपर प्रजा उनकी निर्भर रहती थी ना, उसी बात को लेके हो रहा है। बेटा का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा आप लोग। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आस निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। वफादार मतलब ईमानदार। अधिक क्लास जल्दी लगे तो आप लोग वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि YouTube ने ये सिस्टम दे रखा है। मगर उनके उत्तराधिकारियों में प्रति नहीं सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का लगता था और फारसी तवारीखे के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की, मतलब उनके बारे में चर्चाएं की। आलोचना करना, बुराई जिसको बोलते हैं। सुल्तान मुहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मुहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने, फिरोज जमान नामक नाई मनखा, तबाक नामक बावर्ची मतलब खाना बनाने वाला, कल भी बताए थे, मतलब इसे पहले वाली वीडियो में, और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों और ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तानों के राजनीतिक विवेक के नाश और शासक की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की?
पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी इस सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का कार्य था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेनाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। राजस्व मतलब ये थी राज्य से जो वसूल करते थे ना, उसी से जो सैनिक रखते थे उनका भी मतलब खर्च को देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि वे अपने पद परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारण कर ही मुगलों और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में मतलब शहर से दूर जाकर वहां के इलाकों में भी अपने अधिकार ले लिए और उन्हें भूस्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अरे भाई उग जा के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के शासकों जमीन की पैमाइश की और हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते थे, जो कि किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। 50 मतलब 1/50 मतलब 50% जिसको बोलते हैं। मवेशियों पर कर लगता था और घरों पर। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के आखिरकार ये बाहर ही था। दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के यहीं तक लास्ट पढ़ेंगे बस। मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें पैमाने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जो जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। पहले इसे देख लेते हैं। क्योंकि हमें छोड़ना तो यहीं पर है। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए थे।
खुश में युद्ध के लूटे गए माल पर लगाए जाने वाला कर इस धन का 1/5 यानी 1/5 ऐसे ही है सुल्तान का एवं 4/5 ऐसे। सैनिक का होता था। ज़कात यह एक धार्मिक कर थी जो मुसलमानों के आय का 2.5 या 1/40 ऐसे 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे कभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सुल्तान एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात कर 25% ज़कात वसूला जाता था। जजिया यह गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली को खराज के नाम से जाना जाता था। चलिए जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। स्रोत UN डे 1959 सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। किताब का महल प्रकाशन इलाहाबाद। एडमिनिस्ट्रेटिव है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बताए तो थे, इसी की वजह से वो शब्द प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए सरदार और उनके किले बंदी से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद। अभी ज़्यादा है, चलिए यहाँ तक, बाय। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी ने बताया था कि लाइक करने से और शेयर करने से लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये 100% NCERT है। जब लाइव आएंगे तो आप लोगों को सीटेट का भी ऐसी क्लास करवा देंगे, इसलिए जल्दी आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी लाइव आ सकें और आप लोगों को बढ़िया से सीटेट की भी तैयारी करवा सके। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।